डिनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा विषय पर बात करने वाले हैं। हम सब अक्सर दुनिया भर के खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारकों और प्राकृतिक अजूबों को देखकर हैरान रह जाते हैं ना। लेकिन इन वैश्विक स्मारकों की इस भव्यता और अविश्वसनीय प्रतिष्ठा के पीछे एक बहुत ही जटिल सच्चाई छिपी है। एक ऐसी सच्चाई जो सीधे तौर पर मानवाधिकारों से जुड़ी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। बात शुरू करते हैं इस एक नंबर से, 1248। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये पूरी दुनिया में विश्व धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज प्रोजेक्ट के विशाल पैमाने को दर्शाता है। ये उन जगहों की कुल संख्या है जिन्हें उनके उत्कृष्ट और सार्वभौमिक मूल्य के लिए विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है। मतलब दुनिया भर की वो जगहें जिन्हें पूरी इंसानियत के लिए अमूल्य माना गया है। अब अगर हम इस डेटा को थोड़ा और बारीकी से देखें तो ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। 170 देशों में फैले हुए हमारे पास 972 सांस्कृतिक स्थल हैं, 235 प्राकृतिक स्थल हैं और 41 मिश्रित संपत्तियां हैं। ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि हमारे साझा इतिहास और पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर के देश किस तरह से एक साथ आए हैं। ये ग्लोबल कमिटमेंट वाकई अद्भुत है। भाग 1, नामांकन प्रक्रिया। अब सवाल ये उठता है कि कोई जगह वास्तव में ये वर्ल्ड हेरिटेज का बहुप्रतीक्षित टैग हासिल कैसे करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब रातों रात तो होता नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इसके लिए चाहिए होने वाला असीम धैर्य। जरा इन स्टेप्स को देखिए। किसी भी देश को एक साइट को 5 से 10 साल तक संभावित सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में रखना होता है। उसके बाद कोई भी देश एक साल में केवल एक ही जगह को नॉमिनेट कर सकता है। फिर आईकॉमॉस या IUCN जैसी संस्थाएं इसकी बहुत ही सख्त वैज्ञानिक और सांस्कृतिक समीक्षा करती हैं और तब जाके समिति अंतिम फैसला लेती है। मतलब ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। भाग 2, धरोहर दर्जे के लाभ। इतनी लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया को देखते हुए ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर देश इस एक उपाधि को पाने के लिए इतना समय, पैसा और एफर्ट क्यों लगाते हैं। इसका सीधा सा जवाब ये है कि इसके फायदे सच में चौंका देने वाले हैं। जैसे ही किसी जगह को ये दर्जा मिलता है वहां टूरिज्म में भारी उछाल आता है, जिससे अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा पहुंचता है। जगह को रिस्टोर करने के लिए लाखों डॉलर के फंड मिलते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, जिनेवा कन्वेंशन के तहत युद्ध के दौरान इन जगहों को विनाश से कानूनी सुरक्षा भी मिलती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस ग्लोबल सपोर्ट को हम एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण से समझ सकते हैं। याद है जब अफगानिस्तान की बामियान घाटी में तालिबान ने 6ठी शताब्दी की विशाल बुद्ध मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। उसके बाद इस ग्लोबल हेरिटेज नेटवर्क ने तुरंत एक्शन लिया। उन क्षतिग्रस्त पत्थरों के पुनर्निर्माण के लिए यूनेस्को की तरफ से $4 मिलियन यानी करीब $40 लाख का फंड जुटाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ये असली ताकत है। लेकिन जैसे जैसे हम इस प्रतिष्ठा और इन फायदों की परतों को हटाते हैं, एक बेहद अहम और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला सवाल हमारे सामने आता है। हम स्मारकों और जमीनों की तो बात करते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो पीढ़ियों से वास्तव में इन संरक्षित सीमाओं के भीतर अपना जीवन बिता रहे हैं। भाग 3, स्वदेशी लोगों का अनुभव। और यहीं से इस पूरे एक्सप्लेनर में एक बहुत ही पेचीदा और विचारणीय मोड़ आता है। ग्लोबल हेरिटेज को बचाने की मुहिम और स्वदेशी समुदायों के मौलिक अधिकारों के बीच का टकराव। अब फिलीपींस के इफुगाओ राइस टेरेस की इस बेहद खूबसूरत तस्वीर को ही ले लीजिए। ये दरअसल एक बहुत ही रेयर यानी दुर्लभ और पॉजिटिव उदाहरण है। इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्पष्ट रूप से इसके स्वदेशी सांस्कृतिक मूल्यों को सम्मान देने के लिए शामिल किया गया था। यहां लोगों को हटाया नहीं गया, बल्कि उनकी संस्कृति को मान्यता दी गई। लेकिन सच्चाई हमेशा इतनी खूबसूरत नहीं होती। डेटा बताता है कि लगभग 100 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिनमें सभी प्राकृतिक साइटों का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा शामिल है, पूरी तरह या आंशिक रूप से पारंपरिक स्वदेशी जमीनों पर मौजूद हैं। और जब दुनिया भर के कड़े संरक्षण नियम स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से टकराते हैं तो बहुत ही जटिल मानवाधिकार संघर्ष पैदा होते हैं। इस मुद्दे पर स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र विशेष दूत जेम्स अनाया की ये बात बहुत अहम है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में निष्पक्ष रूप से बताया है कि कैसे इन समुदायों को बार बार हाशिए पर धकेला गया है। अक्सर ऐसा होता है कि जिन जमीनों पर ये समुदाय सदियों से रह रहे हैं, उनके नॉमिनेशन और मैनेजमेंट से ही उन्हें पूरी तरह बाहर कर दिया जाता है। भाग 4, अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा।
या जिसे UNDRIP भी कहते हैं। अब सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून इस गंभीर समस्या को कैसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हमें 2007 के इस ऐतिहासिक दस्तावेज को समझना होगा। इस घोषणा का सबसे पहला और बेसिक सिद्धांत है आत्मनिर्णय, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन। आसान भाषा में कहें तो समुदायों के पास अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने और अपना विकास करने का पूरा विकल्प होना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यह है कि उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों को खुद मैनेज करने का अधिकार है। इसी से जुड़ा है स्वायत्तता और भागीदारी का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी जगह को विश्व धरोहर घोषित करने या कोई भी बड़ा प्रशासनिक कदम उठाने से पहले स्थानीय समुदायों से सक्रिय रूप से पूछा जाना चाहिए। और यह कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इसे स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति कहा जाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक अधिकार और पहचान भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन समुदायों के लिए जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये उनके अस्तित्व और संस्कृति से जुड़ी है। इसलिए ये घोषणा उन्हें अपनी पैतृक भूमि से जबरदन हटाए जाने के खिलाफ बहुत ही मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है। संरक्षण के नाम पर लोगों को बेदखल करने की ऐतिहासिक प्रथा का यहाँ कड़ा विरोध किया गया है। और एक सबसे जरूरी बात, सुधार या भरपाई का अधिकार। अगर पास्ट में इन स्मारकों को बनाने के लिए बिना पूछे जमीनें ले ली गई थी या उनकी आजीविका छीनी गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उन्हें न्यायसंगत मुआवजे या बहाली का पूरा अधिकार है। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि न्याय की बात है। भाग 5, विरासत और अधिकारों के बीच सामंजस्य। तो इन सभी जानकारियों को समझने के बाद हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। हम पृथ्वी के इन महानतम आश्चर्यों को बचाने और इसके पहले निवासियों के अधिकारों का सम्मान करने के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। इसका मौजूदा समाधान यूनेस्को के इस लक्ष्य में दिखता है। कोशिश यह है कि 1972 के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को 2007 के UNDRIP के साथ पूरी तरह से अलाइन कर दिया जाए। इसका उद्देश्य बहुत साफ है, स्थानीय समुदायों को विरासत के नाम पर पीड़ित बनाने के बजाय उन्हें उस विरासत का असली और सशक्त रक्षक बनाया जाए। मानव अधिकारों को संरक्षण के केंद्र में रखा जाए।